गुड मॉर्निंग क्लास। एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इतना पढ़ा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खुद की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हिस्ट्री में अगर हम चलें तो हम ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए हैं कि देखिए होता क्या है। मान लीजिए थोड़ा सा बैक में हम चलते हैं, जो पोर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने एक देखा था सबसे पहले ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑरस्टेड ने ये बोला था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। पहले हम इस चैप्टर को जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली है कि आउटलाइन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आउटलाइन की हम बात कर रहे हैं। तो ऑरस्टेड ने सबसे पहले ये बोला कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद में आपके पास आया फैराडे। इनिशियली इट वाज ऑरस्टेड, देन फैराडे ने बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दैट इज changing magnetic field produces electric field. Changing magnetic field जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। नाउ सिंस नेचर लव सिमेट्री हमने बार बार देखा, हम बोलते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमारी बॉडी जो है वो भी एक सिमेट्रिकल है। एक हाथ इधर है, दूसरा हाथ इधर है, एक आई इधर है, दूसरी आई इधर है, ईयर है। दैट मीन्स नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर जो होती है वो सिमेट्री से प्यार करती है। आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी, जो अच्छी अच्छी बुक्स आती है खूब सारी। तो वहां उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। यहां से इस बारे में जो है स्टडी स्टार्ट हुई और इस बारे में सोचा गया कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। और जी हां, इसका आंसर जो था सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया। इसका आंसर मैक्सवेल ने सबसे पहले दिया कि जी हां, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मैक्सवेल ने इसका आंसर सबसे पहले दिया। और इसका आंसर देने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की एक टर्म निकल कर आती है। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हमें आज जो है सबसे पहले यहां पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट की, जिससे कि हम इस बात को एक बार देख सकेंगे कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है और किस तरीके से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? तो हेडिंग आप लिखेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पे एक बहुत सिंपल सा एक सर्किट में यहां पे ले रहा हूं कि एक बैटरी है हमारे पास में। इसे मैंने एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, इस कैपेसिटर से हमने एक बैटरी को यहां पे जोड़ा हुआ है। मैं कर क्या रहा हूं देखिएगा, यहां से करंट फ्लो होगा, यहां करंट जाएगा और इस तरीके से वापस बैटरी के नेगेटिव में ये करंट जो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट R पर, जो कि इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस लेट्स से अवे, एक पॉइंट हमने लिया R, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। और ऑरस्टेड ने क्योंकि बोला है कि किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
produced at point r distance away from the wire can be calculated by Ampere's law. तो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से आप इस आर पॉइंट पर, जो कैपिटल आर है वो पॉइंट का नाम है, स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है, आप मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ से. एम्पियर्स लॉ यहां पे क्या बोलता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. ये हम जानते हैं. एम्पियर्स लॉ बोला कि B डॉट dl यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग इनसाइड द लूप. इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, लेट्स से आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है. आई करंट अगर यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो dl को आप लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. तो b की जो वैल्यू निकल के आती है इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. क्लियर. ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है इस आई करंट की वजह से इस किसी पॉइंट कैपिटल आर के ऊपर. अब देखिएगा, इसको दूसरे तरीके से सोचा गया कि एक लूप मान के जो मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सही है या नहीं है. तो इसको अब दूसरे तरीके से सेम केस में जो स्टडी को आगे लेके गए और ये देखा गया कि जो आंसर आए वो पहले वाले आंसर की तरह नहीं थे, यानी कि आंसर्स कुछ डिफरेंट आए थे. इसको मैं केस 1 बोल देता हूं, फिर उसके बाद में हम दोनों को कंपेयर करेंगे. अब इसी फिगर को कुछ दूसरे तरीके से लिया गया. ये कैपेसिटर मान लेते हैं और यहां पर एक बैटरी आपने जोड़ी हुई है. ये वही पॉइंट है R जो कि स्मॉल r डिस्टेंस अवे है जिस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं. दैट मींस यू आर कैलकुलेटिंग B एट R, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम R पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं. अब कुछ इस तरीके से एक एम्पियर्स सरफेस जो है वो अज्यूम की गई. तो यहां पे वापस से जब हमने एम्पियर लॉ अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ जब हम यहां पे देखते हैं तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि बी वेक्टर डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट ही होता है. अब आप देखेंगे कि यहां पर इस लूप की अगर मैं बात करूं तो आई करंट यहां से ऑब्वियसली फ्लो कर रहा है, आई करंट यहां आएगा, लेकिन यहां पर कोई करंट नहीं है बिकॉज यहां पे वायर नहीं है, यहां पे कोई कंडक्टर नहीं है, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 वैल्यू यहां पे करंट की आने वाली है. तो करंट की वैल्यू अगर यहां पे 0 हो जाएगी, आप जब कैलकुलेट करेंगे यू है B इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उस ही पॉइंट पर, यानी कि उस सेम R पॉइंट के ऊपर आपकी बार 0 निकल कर आता है. काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि एक तरीके से जब आपने यहां पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया और किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसका आंसर उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप किसी दूसरे एम्पियर्स लूप को मान के काम में लेते हैं तो आंसर आपका डिफरेंट आता है. यहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई विच वाज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई 0 के बराबर, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कुछ तो पंगा है. यही है इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ. दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ. तो एम्पियर्स लॉ, सेम लॉ को जब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दो अलग अलग तरीके से अप्लाई करता हूं तो हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आया, अलग अलग वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की निकल कर आई. एक बार आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r और दूसरी बार में आया आपके लिए 0. अब इस इनकंसिस्टेंसी को कैसे दूर किया जाए, तो इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने का काम जो किया वो किया
मैक्सवेल ने क्या किया उसकी अब हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में पिक्चर में कौन आया? मैक्सवेल आया। क्यों आया इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां से चैप्टर फॉर्म होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने बोला कि साहब इस इनकंसिस्टेंसी को, यानी कि जो रिजल्ट्स में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसको हम दूर कर सकते हैं। अब कैसे दूर कर सकते हैं, सवाल ये है। इसके लिए मैक्सवेल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया विच इज आवर टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट होगा जो कि इस इनकंसिस्टेंसी को दूर कर देगा। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं उसके बारे में हम बात करें तो यहां से कुछ चीजें हम रब की देते हैं। ओके, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम साइड में बनाएं एक बार। किस तरीके से इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करेंगे हम उस बात को एक बार देखें। तो यहां पे आप देखिए कैपेसिटर की इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कैपेसिटर की इस प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने कैपेसिटर डिस्कस किया था वहां हमने देखा था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। डायरेक्शन जो है वो एरो से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किया जाता है। अब आप देखें कि अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा इस कैपेसिटर के अंदर, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इस E की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? वी हैव E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, where A is the area of parallel plate of the capacitor and Q is the charge on कैपेसिटर। Q है यहाँ पे कैपेसिटर पे चार्ज, A है यहाँ पर एरिया ऑफ द कैपेसिटर। ये E की वैल्यू हम लिख चुके हैं। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें फाई की, तो व्हाट इज फाई? फ्लक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू होता है B डॉट A। तो इसे आप लिख सकते हैं, सॉरी इट इज नॉट B, इट इज E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट इज E वेक्टर डॉट A। E dA होता है यहाँ पे, एरिया आप डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। तो E की वैल्यू हमारे पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई बाय A। तो आप देखेंगे यहाँ पे A से A कैंसिल होगा और आपके पास में बचेगा फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? नाउ इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो यहां पे लिख दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी हैव डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट होगा एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू बाय डी टी। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आए तो इट विल बी डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। दिस इज द ड्रिफ्ट करंट डी क्यू बाय डी टी। यही ड्रिफ्ट करंट होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी इज
इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू चेंज होती है किसी भी कैपेसिटर में, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वहां पर होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वहां पर चेंज हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ में चेंज होता है तो एक करंट वहां पे प्रोड्यूस होता है जिसे ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। तो जिस चीज की बात हमने स्टार्टिंग में की थी जस्ट बिफोर बिगिनिंग द चैप्टर कि फैराडे इस बात को बोल चुका है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे हमने इस चीज को प्रूव किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्योंकि करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, और जहां पे करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली होता ही है। नाउ अब कंटिन्यूटी की बात करेंगे कि ड्रिफ्ट करंट और जो आपके कंडक्शन करंट है उनकी कंटिन्यूटी से क्या मतलब है। कंटिन्यूटी से मतलब होता है कि किसी भी सर्किट के लिए ड्रिफ्ट करंट और कंडक्शन करंट का जो एडिशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट निकल के आएगा। किसी भी सर्किट के लिए, जैसे यहीं पर बात कर लीजिए ड्रिफ्ट करंट या कंडक्शन करंट के लिए जब हम बात करते हैं उनके एडिशन की, तो उनका एडिशन हमेशा कांस्टेंट निकल के आएगा। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ की। जिसे कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोला जाता है। इसको लिखने के पहले एक बार मैं लिख देता हूं कि एम्पियर ने क्या बोला था। एम्पियर्स लॉ जो होता है वो है B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा कि इस लॉ को जब मैंने एक ही सर्किट में सेम पॉइंट के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई किया तो आंसर्स डिफरेंट थे। तो अब एम्पियर मैक्सवेल जो मॉडिफाइड लॉ है, एम्पियर का मॉडिफाइड लॉ है, या फिर मैक्सवेल ने इसमें क्या करेक्शन किया है उसको अगर हम देखें तो इसको आप लिख सकते हैं B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई प्लस आई डी। Here I is conduction current and D is ID is displacement current. क्लियर? इसको आप यहां से एक बार नोट कर लें। ये आईडी की वैल्यू भी यहां पे लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। आईडी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? ना उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ करंट। करंट की कंटिन्यूटी की अब हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ करंट बोलता है कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एडिशन आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। किस तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से कि लेट्स से यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये एक बैटरी कनेक्टेड है। किन्हीं भी दो अलग अलग जगह की मैं बात करता हूं,
C1 C2 यहाँ पे दो अलग अलग लूप्स हमने ले रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर लूप C1। C1 लूप के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं वी हैव टोटल करंट, आप बोल सकते हैं इट विल बी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, हियर I is and ID is displacement करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है? वी हैव ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए अगर इस लूप की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ऑब्वियसली फाई की वैल्यू है 0। दैट मीन्स ID कितना हो जाएगा? 0। और ID अगर 0 हो जाएगा तो टोटल करंट आप क्या बोल सकते हैं? I प्लस 0 दैट इज I। तो यहां पे करंट कितना निकल के आया? I करंट निकल के आया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जहां पे 0 है वहां पे पूरा का पूरा करंट किस फॉर्म में होगा? कंडक्शन करंट की फॉर्म में होगा। जैसा कि लूप 1 के लिए हम बोल सकते हैं लूप C1 में से कितना करंट पास कर रहा होगा? I करंट यहां पे पास कर रहा होगा। नाउ उसके बाद में हम बात कर सकते हैं लूप C2 के लिए। C2 लूप के लिए अगर हम बात करते हैं तो टोटल करंट आप बोले I प्लस ID। यहां पे कंडक्शन करंट कितना होगा? 0 के बराबर। कंडक्शन करंट की वैल्यू होगी 0 के बराबर बिकॉज देयर इज नो कंडक्टर। तो पूरा का पूरा जो करंट होगा इट विल बी ID। टोटल करंट होगा ID। नाउ ID को कैलकुलेट हम कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या वो I के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट केस में टोटल करंट आया था I के बराबर। यहां पे जब मैं ID कैलकुलेट करता हूं ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। ओके, नाउ किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, फ्लक्स जो होता है फाई वो कितना होता है? यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। E डॉट ए होता है एंड E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए से ए कैंसिल होगा। V ऑफ फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग। जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं वी हैव डी फाई बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी एंड डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी एंड डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई ऑब्वियसली। और डी क्यू बाई डी टी अगर आई होगा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। What we have? We have ID is equals to I, यानी कि टोटल करंट जो होगा वो फिर से किसके बराबर आ जाएगा? I के बराबर। तो दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ करंट, यानी कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां पे आप बोल सकते हैं जो करंट फ्लो कर रहा होगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हियर it will be same as that of the conduction current which is flowing in the wire, which is represented in yellow color.
नोट करें आप इसे। तो मैक्सवेल ने यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, जिसने कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड की एम्पियर्स लॉ को भी, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में जो कुछ थोड़े बहुत फ्लॉज थे, जो थोड़ी बहुत कमियां थी, उसको दूर करने के लिए एम्पियर्स लॉ में जो थोड़े बहुत फ्लॉज थे, जो कमियां थी, उसको दूर करने के लिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ मैक्सवेल्स इक्वेशन की बात कर लेते हैं। चार इक्वेशंस है जिन पर हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स बेस्ड है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन स्टैंड्स फॉर गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे जो आपके पास इक्वेशन है, वी हैव E dot dA is equals to Q upon epsilon naught. This is the Gauss law in electrostatic, और ये इक्वेशन हमने काफी बार काम में ली थी। E की वैल्यू निकालने के लिए क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल यहाँ पे किया जाता है, और बोला जाता है कि किसी भी सरफेस का जो आप एरियल इंटीग्रल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमेशा 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस निकल कर आता है। यहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बोली थी वो ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज्ड पाथ कभी भी नहीं बनाती हैं, और इसके लिए एक चीज और जो हमने बोली थी, इट वॉज आइसोलेटेड चार्ज इज पॉसिबल। इनके एक्सप्लेनेशन हम वहां पे दे चुके हैं। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास में है, इट वॉज गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म इज B dot dA is equals to always 0। यानी कि जब सेम रूल अप्लाई किया गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हमेशा 0 निकल कर आता है। यहां से आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड पाथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमेशा क्लोज्ड पाथ यहां पे बनाती है। और दूसरा पॉइंट जो आप यहां पे बोल सकते हैं, इट इज मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। मोनोपोल यहां पे पॉसिबल नहीं है। ये दो बातें हुई।
गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, गाउस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। उसके बाद में तीसरा आपके पास में आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनको मैं यहाँ से सिर्फ थ्योरी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि चारों लॉज जो है एक साथ आपके सामने होंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि ई डॉट डी यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always equals to, we have d phi by dt। यहां पे जो टर्म है phi b, इट इज स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? और लास्ट में जो हमारे पास में आता है इट इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ ये बोलता है बी डॉट डी एल यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकाल रहे हैं बी डॉट डी एल, ये निकल कर आएगा आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई प्लस आई डी, वेयर आई इज conduction current and ID is डिस्प्लेसमेंट करंट। ID की वैल्यू भी आप लिख लीजिए, अभी भी वैसे हमने डिराइव की है, लेकिन ताकि आपको ध्यान रहे यहां पे मैं लिख देता हूं where phi E is equals to electric flux। phi E किसके बराबर है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। क्लियर है? नोट करें इसे। ये चार इक्वेशंस है जहां पे आप बोल सकते हैं कि इन चार इक्वेशंस पे ही हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो टिकी हुई है, और इन्हीं चार इक्वेशंस पे बेस्ड सब कुछ चल रहा है जितना भी हमने पढ़ा है, वेदर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेदर इट इज मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन जो तीसरी और चौथी इक्वेशन में बताया गया है। फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, सेकंड इक्वेशन प्रॉपर मैग्नेटिज्म के लिए है, थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है। देखिए थर्ड इक्वेशन यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टाइम वेरिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है और करंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है क्योंकि इट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वहां से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ये नोट करें आप लोग। ना उसके बाद में बात करेंगे हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि किस तरीके से इक्वेशन उसकी रिप्रेजेंट की जाएगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से दिया जाता है। वी हैव
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नाम से पता लग रहा है देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज मैग्नेटिक एंड दिस इज वेव. तो यहां पे तीन चीजें होती है. एक तो होगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आपके पास में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड होगा वेव, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. अब खास बात क्या होती है जिसको हम आगे चल के प्रूव भी कर लेंगे, अभी आप देख लीजिएगा बस होता क्या है, कैसे होता है उसको हम आगे चल के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होती है, सेम टाइम पर वो अपने अपने पीक वैल्यू पर भी पहुंचते हैं. यानी कि टाइम की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी जब वो अपने पीक पर पहुंचेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो रहेगी दैट इज ओमेगा वो दोनों के लिए सेम रहेगी. तो यहां पे कुछ मोशन किस तरीके का होगा उसको अब हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखिए, एक तो होगा डायरेक्शन ऑफ वेव, मोशन, यानी एक तो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है वो होगा. अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की. ये हमने बनाया लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वॉयलेट कलर से मैं यहां पे बना रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां इस जो ब्लू कलर से हम बनाएंगे इट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगा, हम मान लेते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है. आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूं जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा वो एक्स जेड प्लेन में चलेगा. ऑब्वियसली इसका वेरिएशन कहां पे चलने वाला है, एक्स जेड प्लेन में चलने वाला है, यानी कि कुछ इस तरीके से मूव करेगा ये. क्लियर है? तो इसे देखें एक बार. इस तरीके से यहां इसका वेरिएशन चलेगा. नाउ जेड एक्सिस अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, तो ये सेम टाइम इंस्टेंट पे जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, इट इज नेगेटिव जेड. तो यहां पे इस तरीके से वेरिएशन चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, and here we have electric field. क्लियर? वेरिएशन इस तरीके से आएंगे. इनको आप इक्वेशंस भी है इसकी हम जो है डिफाइन कर सकते हैं. इक्वेशंस को अगर आप डिफाइन करते हैं तो व्हाट वी हैव,
here we have the wave is traveling in positive x direction. So we have electric field. E will be equals to E naught sine omega t minus kx plus phi. Okay, and we have magnetic field B is equals to B naught sine omega t minus kx plus phi it is, where कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, जैसे कि E naught is the amplitude of electric field, B naught is the amplitude of magnetic field, omega is the angular frequency, and k is the angular wave number, that is 2 pi by lambda. It is the k. नोट करें इसे. इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो और आपको ध्यान रखनी होंगी, जो रिलेशंस न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तब भी आपके काम आएंगे. क्या है वो रिलेशन, एक बार उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. वी हैव E is equals to C into B naught. E naught यहाँ पे क्या था, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B naught है यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज C इज इक्वल्स टू होगा E naught अपॉन B naught, यानी कि रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है C के बराबर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. C इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट. यहाँ पे जो वेरिएशन चल रहे हैं उसको अगर आप सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें, सिंपल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, यहां पर वेव चल रही है, और वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है. इसके साथ में इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर बनाने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए ये दिक्कत अभी आ रही है. तो मैंने जो बोर्ड के ऊपर लिया है, हमने लिया है डायरेक्शन ऑफ वेव को मैंने बोर्ड पे लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोर्ड पे लिया है. जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन आ रहा है उसको मैंने इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लिया है, यानी कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है. जब आप सामने से देखेंगे तो फिर ये देखिए कि बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, अंदर जा रहा है 0, फिर नेगेटिव में अंदर चला गया जेड में. तो इस तरीके से डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिएगा 3D फिगर 2D में. इसी के साथ में कुछ और रिलेशंस जो आपके लिए यूजफुल होंगे जब आप क्वेश्चंस करते हैं.
wave for free space speed of light c will be equals to 1 upon under root mu naught epsilon naught. Here mu is the absolute permeability, and epsilon naught is equals to absolute it is not permeability, it is permittivity. ये बात हुई वैक्यूम के लिए, लेकिन अगर वैक्यूम ना हो, अगर कोई मीडियम हो तो क्या हो जाएगा, उसके बारे में हम बात कर लें. फॉर इट वॉज फॉर फ्री स्पेस, नाउ इट इज फॉर मीडियम. अब मीडियम होगा तो क्या होगा, वी हैव स्पीड ऑफ लाइट v will be equals to 1 upon under root mu into epsilon. यहां पे mu होगा वो वापस से मीडियम के लिए परमिबिलिटी हो जाएगी, और एप्सिलॉन जो होगा वो मीडियम जो एप्सिलॉन होगा वो मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पे हो जाएगी. तो दोनों रिलेशंस को लिख लीजिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल्स करते टाइम पर काम में आने वाले हैं.